हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम हरियाणा जी के एचएसएससी और एसएससी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और जो हैं आप ध्यान से जो हैं इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करें। देखिए, हरियाणा का मिलेनियम सिटी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को। और इसे ही क्या कहा जाता है? साइबर सिटी और मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन का हब। तो ये सब नाम किसके हैं? गुरुग्राम के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सोने और तांबे के सिक्के सोने और तांबे के सिक्के जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मिताथल से। कहाँ से? मिताथल से। और ये कहाँ पर है? भिवानी में। कहाँ पर है ये? भिवानी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। शुंगकालीन फलक शुंगकालीन फलक शुंगकालीन फलक जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं शुद्ध से। शुद्ध। ठीक है। उसके बाद योद्धे गणराज्य की मोहरें। योद्धे गणराज्य की मोहरें ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो योद्धे गणराज्य की मोहरें जो हैं वो हुई है नौरंगाबाद से। कहाँ से? नौरंगाबाद। और अगर मैं नौरंगाबाद की बात करूँ तो ये कहाँ है? नौरंगाबाद जो है वो भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है। तो योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहाँ पर है? भिवानी में। अब देखिए रामायण के जो श्लोका अंकित हैं, यानी जो श्लोक अंकित किए गए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रेंड्स नचार खेड़ा भिवानी से। कहाँ से? नचार खेड़ा। और नचार खेड़ा कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है। और समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी मिथातल से। कहाँ से? मिथातल से। और मिथातल कहाँ पर है? भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे बात करते हैं। आधे दीहरम। आधे जो आधा होता है वो आधे दीहरम। आधे दीहरम जो है वो सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सोनीपत से। और सोनीपत से और भी क्या प्राप्त हुआ है? 1200 यूनानी बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियाई, ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। उसके बाद लाल पत्थर से बनी शिव की मूर्ति, शिव प्रतिमा, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है आपकी हरनौल। और हरनौल कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं।
अब देखिए शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ये मूर्ति प्राप्त हुई है फ्रेंड्स फाजिलपुर से। कहाँ से? फाजिलपुर से। और फाजिलपुर कहाँ पर है? सोनीपत में पड़ता है ये फाजिलपुर। वहाँ से क्या प्राप्त हुई है? शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति। बलराम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बलराम की मूर्ति ये प्राप्त हुई है रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। ठीक है। उसके बाद कुषाण कालीन, रोहतक पे आ गए हैं तो कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र, कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रोहतक को। किसको कहा जाता है? रोहतक को। ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां। ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हुई है नौरंगाबाद से। कहाँ से? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहाँ पर है? भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं राज्य शिक्षा अनुसंधान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है कब हुई? तो राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी गुरुग्राम में। और कब हुई थी? अप्रैल 1979 में। कब हुई थी? अप्रैल 1979 में। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं मारुति उद्योग जो गुरुग्राम में है। मारुति उद्योग गुरुग्राम की स्थापना कब हुई? तो मारुति उद्योग जो गुरुग्राम में है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। अब नेक्स्ट देखिए मिशन टीबी। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुरुग्राम से। कहाँ से हुई थी? गुरुग्राम से। और ये किसने की थी? ये की थी माननीय मनोहर लाल खट्टर व अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं उन्होंने।
दोनों ने मिलकर क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। और ये क्या था, मिशन टीबी फ्री हरियाणा, और इनकी शुरुआत गुरुग्राम से की गई थी। मनोहर लाल खट्टर व अमिताभ बच्चन ने जो है ये की थी। और मेदांता हॉस्पिटल इसमें सहयोगी रहा था। कौन इसमें सहयोगी कौन रहे हैं, सहयोगी जो हैं वो रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता हॉस्पिटल जो है इसका सहयोगी रहा है। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में और क्या भी है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। यानी गुरुग्राम के अंदर ही क्या है, मेदांता हॉस्पिटल, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, और मनोहर लाल खट्टर जी व अमिताभ बच्चन ने यहाँ से मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत की थी गुरुग्राम से। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गुरुग्राम के बारे में दी गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, कितनी 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। 1970 को किस घटना को लेकर, कौन सी ऐसी घटना थी जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। तो कौन सी घटना थी वो, तो ऐसी घटना कौन सी थी, ये थी जो है चंडीगढ़ जो था शहर, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का निर्णय लिया था। चंडीगढ़ को किसके हवाले किया जा रहा था, पंजाब के, पंजाब के हवाले करना। यानी चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की बात सोची गई थी, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। भिंडावास, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, ये है झज्जर जिले में। कौन से जिले में, झज्जर जिले में, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, थोड़ी सी अभयारण्य पे बात कर लेते हैं। तो पहले अभयारण्य पे आते हैं, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य पे बात करें तो यह हरियाणा के कैथल में है। कहाँ पर है ये, कैथल जिले के अंतर्गत आता है ये सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। और जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, 4452.85 हेक्टेयर, हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। कितने में, 4442.85 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहाँ पर है, कैथल जिले में। कितने एरिया में फैला हुआ है, 4452.85 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और क्या है, सरस्वती बागान, सरस्वती से ही रिलेटेड है। सरस्वती बागान जो है वो 29 जुलाई 1988 को, कब, 29 जुलाई 1988 को क्या किया गया था, वन्य जीव अभयारण्य, इसे क्या कर दिया गया था, वन्य जीव अभयारण्य
वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का? सोनसर। कहीं कहीं से सोरानसर भी लिख देते हैं और कहीं कहीं से सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कैथल जिले में। कितने में फैला हुआ है? 4452.85 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको 8-5 बोलते हैं वैसे। सरस्वती बागान जो है वो 29 जुलाई 1988 को जो है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसका दूसरा नाम क्या है? सोनसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य नाहर वन्य जीव अभयारण्य देखिए, यह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, कहाँ पर है ये? रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में। क्या? नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है ये? रेवाड़ी जिले में है। और जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर सियार पाए जाते हैं, लोमड़ी पाई जाती है और जो है काला हिरण। और क्या? काला हिरण। तो ये किसके लिए फेमस है? सियार के लिए, लोमड़ी के लिए और काला हिरण जो है यहाँ रहती हैं। और इसे संवेदनशील घोषित किया गया था। संवेदनशील घोषित कब किया गया था इसे? 2009 में। 2009 में इसे संवेदनशील घोषित किया गया था। उसके बाद आइए भिंडावास। भिंडावास भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है? झज्जर जिले में। कहाँ पर है ये? झज्जर जिले में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1074 एकड़। कितना है? 1074 एकड़। और अगर मैं बात करूं सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की तो उसका कितना था? 4452.85 हेक्टेयर। ठीक है। और जो है ये कितना है? झज्जर में है ये और 1074 एकड़ में फैला हुआ है। और सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है ये किस लिए फेमस है? सुंदर झील के लिए। अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है ये। यहाँ पर जो है सुंदर झील है उसके लिए ये फेमस है। यहाँ पर मेन बात क्या है? जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की 250 प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। तो पूछ लिया जाए कि पक्षियों की यहाँ कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो 250 प्रजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं ये फ्रेंड्स? ये पाई जाती है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में। और वो कहाँ पर है? झज्जर में। कहाँ? इसका कितना एरिया है? 1074 एकड़। और ये किस लिए फेमस है? सुंदर झील के लिए फेमस है। और बर्ड्स की कितनी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं? 250। और यहाँ क्या क्या मिलते हैं? यहाँ भूरे हंस, भूरे रंग के हंस पाए जाते हैं, बत्तख पाई जाती है यहाँ। और क्या? लाल बुलबुल। लाल बुलबुल के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो भिंडावास। और किंग फिशर। और क्या पाया जाता है? किंग फिशर। तो ये जो है यहाँ पर
पाए जाते हैं। और जो है इसे 3 जून, कब, 3 जून 2009, देखिए 2009 में ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था नाहर को, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को। और 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य, इसे क्या घोषित किया गया, पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ये थी जानकारी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य पे। अब हम आते हैं कलेसर, कलेसर वन्य जीव। पहले दोनों झज्जर के ले लेती हूँ। तो खापड़वास पे आइए, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य पे बात करते हैं। तो ये जो है प्रवासी पक्षियों के विभिन्न प्रकारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो हैं वो बहुतायत मात्रा में आते जाते रहते हैं। तो और ये कहाँ पर है, ये है झज्जर में, झज्जर में ही लगा लो आप इसको। ये झज्जर से जो है, झज्जर ज़िले से 1.5 किलोमीटर दूर है, यानी 1.5, झज्जर से 1.5 किलोमीटर दूर है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर कौन से पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी। और ये झज्जर से कितने किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह संवेदनशील है। तो किस मामले के कारण ये संवेदनशील है, ये संवेदनशील है किसकी वजह से, यहाँ पर पर्यावरण व प्रदूषण, पर्यावरण व प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र संवेदनशील घोषित किया गया है। और जो है इसे मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1991 में, जो है इसे मान्यता दी गई है। कब दी गई है, वर्ष 1991 में इसे मान्यता प्रदान की गई है। तो अब खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, झज्जर में। झज्जर से 1.5 किलोमीटर आप दूर मान सकते हो। प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। इसे संवेदनशील क्यों घोषित किया गया, पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि को देखते हुए इस क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे वर्ष 1991 में मान्यता प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य पे बात करते हैं और वो है कलेसर, बहुत ही फेमस कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कलेसर की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है, ये है यमुनानगर में। कहाँ पर है ये है फ्रेंड्स यमुनानगर में। और यह पर्यटकों का बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और जो है ये इसका फैलाव कहाँ तक है, ये 11,570 एकड़ में जो है फैला हुआ है। और यहाँ पर किस लिए ये प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि का जो कारण है वो यहाँ पर क्या है, सांबर, ये आपको भूलना नहीं है, सांबर और चीतल, और क्या, चीतल, भौंकने वाले कुत्ते, और क्या है यहाँ पर, भौंकने वाले हिरण, यहाँ पर भौंकने वाले हिरण भी आते हैं। और यहाँ पर नीलगाय, नीलगाय जानते हो आप, नीलगाय होता क्या है, जो खेतों में आती हैं उनको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। तो जो नीलगाय और जो हैं, और यहाँ पर ये जो हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इनके लिए ये फेमस है।
ठीक है, इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कलेसर जो है वो सबसे बड़ा है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में। 11,570 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये किस लिए? अमलेंद्र जी, यस, ओके। और JS राजपूत, ओके बेटा। और जो है आइए, आज आप लेट हो शायद, तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य पे बात कर रही हूँ मैं। ये सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है और बड़ा ही फेमस है। ये यमुनानगर में जो है स्थित है और 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। और ये किस लिए फेमस है? ये सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, मेनैया और नीलगाय के वजह से जो है ये फेमस है। और इसे किस वजह से संवेदनशील घोषित किया गया है? संवेदनशील होने का कारण है पर्यावरण की वजह से। किसकी वजह से? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वीर शिकारगढ़ पे अगर मैं बात करूं तो ये अभ्यारण्य हरियाणा के पंचकुला में अवस्थित है। कहाँ पर है ये? पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में ये अवस्थित है। इसे वर्ष 1975 में, कब? 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया था। 1975 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। और जो है क्या खास बात है इसकी? यहाँ पर जो है सांबर और कहाँ मिला था आपको? कलेसर में भी सांबर मिलते हैं। चीतल जो है वो कलेसर में भी थे। और नीलगाय, तो ये दोनों जो हैं कलेसर में भी और वीर शिकारगढ़ में भी, तीनों एक जैसे हैं। तो अलग क्या है? जो कलेसर है उसमें भौंकने वाले हिरण और मिलते हैं ज़्यादा। तो ये जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में। अब जो हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आज हमने वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो डिटेल से किया है। उसके बाद आते हैं अब हम पटौदी नगर है। पटौदी नगर में किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? कोई क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और जो हैं उनका संबंध, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका संबंध पटौदी नगर से है? तो ये होंगे हमारे नवाब मंसूर अली। कौन है? नवाब मंसूर अली। ठीक है, और ये जो हैं टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से? टाइगर नाम से फेमस है। और इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए आपसे, जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म 1941 में। कब हुआ था? 1941 में। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कब बने ये? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे 1961 में। कब बने थे? 1961 में। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा बात कर लेते हैं। थोड़ा करंट अफेयर पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों से धान न बोने की अपील की है। न बोने की अपील की है। तो इसकी एवज में सरकार क्या प्रोत्साहन राशि देने जा रही है? जो किसान ट्यूबवेल और जिनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैं कि वो धान की खेती कर सकते हैं,
तो और फिर भी वो जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या जो है प्रावधान किया है सरकार ने, तो उन्हें 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ऐसे किसानों को। तो प्रोत्साहन राशि स्वरूप कितने रुपए दिए जाएंगे? 7,000 रुपये सरकार द्वारा किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान प्रॉपर अरेंजमेंट होने के बाद भी धान से रिलेटेड और फिर भी वो धान नहीं बोते हैं। और जो है सरकार ने इसी योजना को एक नाम दिया है अब, तो इस योजना का क्या नाम हो सकता है कि पानी बचाइए और जो है धान वगैरह ना बोएं किसान, जिससे पानी जो है वो बचा रहे। तो इसका जो नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे हमारे पूर्वज हैं वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं विरासत, और फिर हम उसको ले रहे हैं, फिर आगे चलने वाले हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे ही माननीय मनोहर लाल जी ने जो है कहा है कि पानी जो है वो एक विरासत की तरह है, और जो है हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी ताकि इसे छोड़ कर जाएं। तो इस योजना का नाम उन्होंने डाला है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ओके, तो ये है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो है हरियाणा किसान ने हाल ही में किस फसल को न बोने की अपील की है? तो धान की। नंबर 1 क्वेश्चन। और इसकी एवज में जो है क्या प्रोत्साहन राशि रखी है किसानों को देने के लिए? 7,000 रुपीज़। और इस योजना का नाम क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं हम। हरियाणा प्रदेश में सरकारी कॉलेज जो हैं, कौन से कॉलेज? जो सरकारी कॉलेज हैं, हरियाणा सरकार ने हाल ही में सरकारी कॉलेजों में पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट अप प्रतियोगिता शुरू की है। क्या प्रतियोगिता शुरू की है? स्टार्टअप प्रतियोगिता। और ये कहाँ पर की गई है? सरकारी कॉलेजों में हाल ही में ये शुरू की गई है। तो इसमें जो है इनामी राशि रखी गई है स्टूडेंट्सों के लिए कि जो वे क्विज में भाग लेंगे और इनसे उनमें कंपटीशन की जो भावना है वो पैदा होगी। तो इसके लिए इनामी राशि जो है वो कितनी रखी गई है? 5 लाख। कितनी रखी गई है? 5 लाख। 5 लाख रुपए की राशि जो है वो रखी गई है हरियाणा सरकार द्वारा स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेजों में पढ़ते हैं वो स्टार्टअप प्रतियोगिता में जो भाग लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। एक और करंट अफेयर का ही बताती हूँ जो हाल ही में होगा। हरियाणा सरकार ने सभी लोगों को घर मुहैया करवाने की योजना बनाई है कि सबके पास अपना मकान हो। और ये लक्ष्य रखा गया है, ये कब तक जो है ये लक्ष्य जो है वो कब तक पूरा करने का सरकार ने फैसला लिया है। तो ये जो है, हाँ बेटा, अब हम लाइव क्लास जो है उस पर बाय फेस भी लिया करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो जो है लाइव में आऊँगी तो उस क्लास में जो है आपको पढ़ाऊँगी मैं बाय फेस, डोंट वरी एट ऑल। तो जो है हरियाणा सरकार ने सभी को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये रखा है 2022 तक हरियाणा सरकार ने सबके पास अपना मकान जो है करने का लक्ष्य रखा है। अब नेक्स्ट पे देखिए, अब आ जाते हैं हम वापस हरियाणा जीके पे। चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये मैंने बताया था आपको, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो चिंकारा प्रजनन केंद्र की अगर मैं बात करूं तो ये है कैरू, और कैरू जो है वो कहाँ पर है, ये है भिवानी में। कहाँ पर है, भिवानी में। कैरू भिवानी के अंदर जो है चिंकारा प्रजनन केंद्र है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, हरियाणा की जो है पहली फिल्म, फर्स्ट फिल्म ऑफ हरियाणा। देखिए इस पे थोड़ा विवाद चला हुआ है, कोई कुछ हरफूल सिंह जाट जुलानी भी कह देते हैं, और भी दो जो धरती फिल्म भी कह रही हैं, तो लेकिन माना जो है ज़्यादातर हरफूल सिंह जाट जुलानी है। अगर ये नहीं पाए तो आप धरती जो है वो रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन कह रहे हैं कि वो बनकर तैयार हो गई थी और जो है वो रिलीज़ नहीं हुई थी, तो कई उसको भी मान लेते हैं। तो अगर हरफूल सिंह जाट जुलानी है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसे दोगे, अदरवाइज़ धरती है तो फिर आप धरती को प्रेफरेंस दोगे अगर हरफूल सिंह जाट जुलानी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट फिल्म कौन सी थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास, अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो प्रथम उपन्यास कौन सा है, हरियाणा का प्रथम उपन्यास जो है वो है झाड़ू फिरी। कौन सा है, झाड़ू फिरी। अब नेक्स्ट पे आइए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये कल का जो है रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो भौर सैदान। भौर सैदान कहाँ पर है, और ये है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्र में भौर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। और चिंकारा कहाँ पर है, कैरू, और कैरू कहाँ पर है, भिवानी में। अब उसके बाद गिद्ध, गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये पर पिंजौर में है। कहाँ पर है, पिंजौर, और पिंजौर कहाँ पर पड़ता है, पंचकुला जिले के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आइए आप रेड फाउल प्रजनन केंद्र। रेड फाउल भी कहाँ पर है, प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है, पिंजौर में, और पिंजौर कहाँ पर है, पंचकुला में। अब नेक्स्ट पे आइए, अब जो है हरियाणा का सबसे पुराना, हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। तो अगर मैं आकाशवाणी केंद्र की बात करूं तो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं हरियाणा में, और वो कहाँ कहाँ हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र एंड हिसार। रोहतक, कुरुक्षेत्र एंड हिसार, 3 आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर हैं हरियाणा में, वो हैं रोहतक, हिसार एंड कुरुक्षेत्र। लेकिन सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र जो है वो रोहतक का है। कहाँ पर है, रोहतक का। ठीक है, रोहतक में सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। इसकी अगर स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो इसके स्थापना वर्ष कब है, तो ये है 8 मई 1976 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 8 मई 1976 को। क्या हुआ था इस दिन, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक जो है वो स्थापित हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो आकाशवाणी केंद्र जो कुरुक्षेत्र है ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का जो आकाशवाणी केंद्र है इसकी स्थापना जो है, स्थापना वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 में।
कब हुई थी? 24 जून 1991 में। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 में। मई के बाद जून, यानी ये याद रखोगे मई में, लगभग 8 मई में रोहतक की, और जो है मई के बाद जून आता है सीधा, तो जून में कुरुक्षेत्र। और 8 3 जा 24, यानी 24 जून को हुई थी, यानी 8 का मल्टीपल है 3rd। ठीक है। और जो है अब आ जाओ हिसार, आकाशवाणी केंद्र हिसार। हिसार की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी केंद्र हिसार की अगर मैं स्थापना पूछूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1999 में। कब हुई थी? 26 जनवरी 1999 में हुई थी। क्या? आकाशवाणी केंद्र हिसार की स्थापना। ठीक है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कहाँ पर हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड आपको स्थल बताना है कौन सा था। उससे रिलेटेड स्थल जो है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ये है हमारा काला अम्ब। कौन सा है? काला अम्ब। इससे रिलेटेड है वो। ठीक है। तो काला अम्ब जो है इसमें 1761 में जो है तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। हुआ कब था ये? 1761 में। और किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और जो है युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो मराठे हैं, मराठों की इसमें हार हुई थी। मराठे हार गए थे इसमें। और काला अम्ब में ही जो है हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल विकसित किया है। ठीक है। और यहाँ एक संग्रहालय भी है काला अम्ब में। ठीक है। तो इसी के साथ जो है फ्रेंड्स आज की क्लास जो है मैं फिनिश करने जा रही हूँ। और कल फिर इसी टाइम थोड़ा जल्दी जो है अब क्लास लेनी शुरू किया करेंगे। और जो है आज की क्लास के लिए जो है इतना ही काफ़ी। और कल फिर मिलेंगे। ओके। 7:20 से और 8:20 के अप्रोक्सीमेट जो है हम ये क्लास रहा करेगी, क्योंकि गर्मियों में टाइम जो है वो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। और जो है इसी के साथ अब फिनिश करने जा रहे हैं। और ओके, थैंक यू।